तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट करना है बेसिकली वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का करना है। और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी हम वेव नेचर डिस्कस करेंगे। अच्छा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी हम वेव नेचर डिस्कस करेंगे। और इसमें वेव नेचर डिस्कस करने में हमने सुपरपोजिशन और ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स किए थे। इसमें भी हम इसी तरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न हमारा डिफरेंट होगा। और पैटर्न डिफरेंट इस तरह से होगा हमारे पास कि हम एक प्लास्टिक या ग्लास मटेरियल कंसिडर करेंगे। और उस प्लास्टिक और ग्लास मटेरियल को इस तरह से कंसिडर करेंगे कि अगर हम एक प्लास्टिक या ग्लास मटेरियल लेते हैं, लेट सपोज एक स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, एक रेगुलर शेप में, और उसमें हम लेट सपोज बहुत सारी लाइंस मार्क कर दें। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के साथ, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे, बहुत क्लोज क्लोज। ठीक है, और हम उस पर डिस्टेंस मार्क कर दें। तो उस में होगा ये कि जब लाइट उस एजेस से स्ट्राइक करेगी ना, तो आपको पता है कि डायफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कि डायफ्रैक्शन में होता है कि एजेस से लाइट आपके पास डिफ्लेक्ट होती है। तो इस बार हमने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। तो बेसिकली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एक हमारे पास होता है ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट का मतलब ये कि वो मटेरियल जिससे हमने लाइट को डायफ्रैक्ट करवाना है। ठीक है, डायफ्रैक्ट कराने का मतलब ये है कि लेट सपोज हम ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल लेंगे। और उस ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल में लेट सपोज अगर हमने एक साइज कंसिडर किया। मतलब जिस तरह से आपके पास सन ग्लासेस का वो ग्लास होता है ना, अगर उतना साइज भी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास एक मिलीमीटर में 300 लाइंस होती हैं। तो अब आप सोचो कि 1 मिलीमीटर वैसे ही इतनी स्मॉल वैल्यू, और उसके अंदर 300 लाइंस मार्क करना, ठीक है, मैनुअल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सब कंप्यूटराइज्ड ही हो सकता है। अब मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम वो मटेरियल यूज करते हैं। अब लेट सपोज हमने एक ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल लिया, और उसमें हमने लाइंस मार्क कर ली। अब लाइंस आप देखो बिल्कुल पैरेलल है, एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इक्वल डिस्टेंस है। और आपको जिस तरह से बताया कि लेट सपोज अगर एक हम रैंडम वैल्यू कंसिडर करें। रैंडम वैल्यू का मतलब ये कि अगर हम ये चेक करना चाहते हैं लाइंस कितनी है, तो हम नॉर्मली वैल्यूज जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हम 1 मिलीमीटर में अराउंड 300 लाइंस ले रहे होते हैं। कभी 500 भी होती है, 600 भी होती है, वैल्यूज आपके पास वेरी करती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि ग्रेटिंग एलिमेंट आपके पास कैसा है। और इससे होगा ये कि लाइट जो स्ट्रेट ट्रैवल करनी है ना, अब डिस्टेंस को शॉर्ट रखना पड़ता है। वरना आपके पास लाइट जो है वो सेंटर से स्ट्रेट निकल जाएगी बिना किसी डायफ्रैक्शन के। तो इस वजह से हमें डिस्टेंस बहुत शॉर्ट रखना होता है कि लाइट उसमें से डायफ्रैक्ट हो सके। ठीक है, सो बेसिकली ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, ये ग्रेटिंग एलिमेंट आपके पास ऐसा मटेरियल होता है, एक प्लेट हम इसको कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी आपके पास पैरेलल लाइंस होती हैं। हम इसको लिख सकते हैं, इट इज अ मटेरियल और प्लेट which there is a very large number
नंबर ऑफ पैरेलल आइडेंटिकल क्लोज्ड स्पेस्ड स्लिट्स। ठीक है। तो जिस तरह से हमने यंग डबल स्लिट किया था तो उसमें भी हमने दो स्लिट्स बनाई थी, लेकिन इसमें आप देखो मल्टीपल स्लिट्स बना दी हमने। ठीक है। इसमें भी ये होगा कि जब आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आपके पास ट्रेवल करेगी इस मटेरियल के थ्रू, तो वो आपके पास डाइफ्रैक्ट होगी, जिस तरह से हमारे पास डबल स्लिट में था। ठीक है। तो हम लेट सपोज अगर इसका एक पैटर्न बनाए तो हमारे पास एक रफली पैटर्न जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा कि अगर लाइट सोर्स हमारे पास एक साइड से मूव कर रही है, यहाँ से हमारे पास लाइट सोर्स मूव कर रही है स्ट्रेट, और सेंटर में हमने मटेरियल कंसिडर किया। ठीक है, ये हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट आ गया और उसके सामने स्क्रीन आएगी। ठीक है। और जब लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी तो स्टार्ट में तो वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी जब तक वो इन लाइन से स्ट्राइक नहीं कर रही। तो यहाँ तक स्ट्रेट ट्रेवल करने के बाद वो फिर इसमें से स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और वो थोड़े थोड़े अलग अलग एंगल्स पर जाकर हमें मिलना शुरू हो जाएगी। अब लेट सपोज अगर हम आगे स्क्रीन कंसिडर करते हैं, हमारे पास स्क्रीन आ जाती है यहाँ पर, लेट सपोज। जिस तरह आपके पास ब्लाइंड्स होते हैं ना, ब्लाइंड्स में से आपने देखा होगा कि अगर सनलाइट हो और वो ब्लाइंड्स थोड़े से ओपन हो, तो उसमें से लाइट जब ट्रैवल करेगी तो वो हमारे पास वॉल पे पैटर्न बनता है। जहां से लाइट आ रही है वो ब्राइट हो जाता है, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। तो सेम इसी तरह से इसमें पैटर्न बनेगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है तो हमें इसके लिए अपैरेटस चाहिए होगा प्रॉपर, जिससे हम ऑब्जर्व कर सकें। वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक होता है तो वो इजिली हमारे पास विजिबल होता है। लेकिन सेम कुछ उसी तरह की थीम बनेगी। ठीक है। तो हमें थोड़े थोड़े एंगल्स पे ही अलग अलग जगह मिलेगी लाइट। ठीक है। तो इस तरह से ये हमें डिफरेंट प्लेसेस पे मिलेगी। और जहां पर ये लाइट हमें मिल रही होगी वो हमारा ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा, और जहां नहीं मिल रही होगी वो डार्क फ्रिंज। जिस तरह से हमने यंग डबल स्लिट में किया था वहां भी हमें फ्रिंजेस मिले थे, यहाँ पर भी हमें फ्रिंजेस मिल रहे हैं। प्रोसेस हमारे पास थोड़ा सा अलग है इस बार। पहले हमने सिर्फ दो स्लिट बनाई थी, इस बार हमारे पास बहुत सारी स्लिट्स हैं। तो जब हम अगर लेट सपोज मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करें, तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि हमें सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रीक्वेंसी चाहिए फिर से। अच्छा, वहां पे इंटरफेरेंस करवाया था, यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंटरफेरेंस नहीं डिस्कस करें। हम मोनोक्रोमेटिक यूज करें तो हम सिंपल लेजर लाइट यूज कर लेंगे क्योंकि वो सिंगल आपके पास एक ही कलर देती है। तो हमने लेजर लाइट का यूज किया और सिंपल हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लिट्स मिल गए। ठीक है। हमारी स्क्रीन आ गई और ये हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट। अब इसमें भी हमें फॉर्मूला चाहिए होगा कि हम वैल्यूज जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें एंगल्स बनेंगे, क्योंकि आप देखो लाइट जो सेंटर से पास हो रही थी, ठीक है, और सेंटर से कुछ ऊपर जाओगे जिस तरह से हमारे लास्ट टाइम हुआ था कि जब हम सेंटर से ऊपर जा रहे थे तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मिल रहा था, नीचे आ रहे थे तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मिल रहा था। इसी तरह से इसमें भी ये आपके पास सेम प्रोसीजर होगा कि आपको पता है वो अलग अलग एंगल्स पे डाइफ्रैक्ट हो रही है, तो हम एंगल भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी आपके पास एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
और जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा, जहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिल जाएगा। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला हमें इस तरह से मिलेगा, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब इसमें ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इसमें से कुछ तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। और जिस तरह से अगर हम डी की बात करें तो डी हमारे पास होगा स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट स्लिट डिस्टेंस है, इसको मीटर में लेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज और मतलब एक लाइन जो बनी हुई है स्लिट पे मटेरियल पे, और दूसरी लाइन के बीच में जिस तरह हमने लिखा 1 मिलीमीटर में 300 लाइंस हैं। ठीक है, तो हमने 1 मिलीमीटर के अंदर 300 लाइंस कंसिडर की, तो ये हमारे पास वैल्यू होती है डी की। हम इसको डिवाइड करके एग्जैक्ट एक लाइन से दूसरी लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर हम 1/300 कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कि आपके पास दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। और बाकी फैक्टर्स अगर हम देखें साइन थीटा में तो सिंपल एंगल आएगा। हम जिस ऑर्डर को भी फाइंड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी ऑर्डर की अगर बात हो रही हो तो हम उसमें उसका एंगल यूज कर सकते हैं या एंगल फाइंड कर सकते हैं कि उनमें एंगल कितना होगा। और एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉल एन, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने एन कंसिडर किया था, तो ये आपके पास ऑर्डर्स हो जाएंगे। क्योंकि हम इसमें ब्राइट फ्रिंज कंसिडर कर रहे हैं तो हम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा लिख लेंगे इसको। और लैम्डा जो है वो आपके पास वेवलेंथ हो जाएगी लाइट की। तो इसमें हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है जिससे हम कोई भी अननोन इसमें से क्वांटिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, और इसमें फर्दर अगर हम देखें तो अब इसमें जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू अभी हमने जिस तरह से डिस्कस किया कि अगर हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम बहुत सिंपल उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/n करके। ठीक है, 1/n का मतलब ये है कि n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ लाइंस। अब वो पर मीटर में गिवन हो, पर मिलीमीटर में गिवन हो, पर नैनोमीटर में हो, पर सेंटीमीटर में हो, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, हमें प्रीफिक्स कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, मतलब अगर मिलीमीटर भी है तो हमें पता है कि 10 की पावर -3 लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिक मीटर में चला जाएगा। सेंटीमीटर है तो -2 लिख देंगे, नैनोमीटर है तो -9 लिख देंगे। लेकिन ऐसा यूनिट क्योंकि मीटर में होता है तो हम उस यूनिट को कन्वर्ट करके मीटर में ले आएंगे, सिंपल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, इस पैटर्न को हम सिंपल वर्टिकल अगर बना लें, अभी तो हमने बेसिकली एक पैटर्न डिस्कस किया हुआ था सिंपल। आप इसे सिंपल वर्टिकल बना लो। ये हमारा सोर्स आ गया। ठीक है, और यहाँ से लाइट स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, और बीच में हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट आ गया। एलिमेंट के बाद स्क्रीन आएगी।
और यहाँ पर हमें जो है वो लाइट अलग अलग एंगल्स के साथ मिलेंगी, और वो एंगल्स इस तरह से होंगे कि जो सेंटर में जा रहा होगा वो तो सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। फिर हमें फर्स्ट ऑर्डर पे लाइट मिलेगी, इसी तरह हमें डाउनवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर ऊपर की तरफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो सेंटर में हमारे पास जो है वो मैक्सिमा है, ये कहलाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, डाउनवर्ड फर्स्ट ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल देख रहे हो तो हम इसको राइट लेफ्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कि राइट पे हमारे पास ये एंगल बन रहा है, लेफ्ट पर ये एंगल बन रहा है। लेकिन अभी तो हम क्योंकि पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इसको वर्टिकली बना सकते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। ये एंगल फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, ये एंगल सेकंड के लिए हो जाएगा। तो हमें कोई भी एंगल फाइंड आउट करना हो तो बहुत इजी है इस बार तो डायग्राम पहले के कंपैरिजन में। वो हमेशा एंगल सेंटर से बनेगा, बस एंगल का ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वो सेंट्रल से बनाना है हमने। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमा की हम बात कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा की जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें ये है कि आपके पास साइन थीटा यहाँ पर यूज हो रहा है फॉर्मूला में। सो साइन थीटा का मतलब आपको पता है कि जो मैक्सिमम एंगल होगा, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें जीरो पर मिलेगी। सॉरी, मैक्सिमम जो होगा वो हमारे पास साइन थीटा है तो साइन 91 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब एंगल जीरो होगा तो मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी, और जब 90 का चेंज आएगा तब मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि साइन 90 आपके पास 1 होता है। और अब आपके पास जो फॉर्मूला है ना वो शॉर्ट होकर क्या रह जाएगा फाइनल। अगर आप साइन 90 यूज करते हो, आपके पास फॉर्मूला था ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अगर साइन 90 की जगह पर 1 लिखते हैं तो फॉर्मूला शॉर्ट होकर डी एन लैम्डा, और एन इज इक्वल्स टू डी ओवर लैम्डा। तो सिर्फ ये हमारे पास फॉर्मूला रह जाएगा फाइनल। तो बेसिकली ऑर्डर डिपेंड कर रहा होगा हमारे पास डिस्टेंस, मतलब लाइंस में कितना डिस्टेंस है, और वेवलेंथ पे कि लाइट की हमारे पास वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो हम सिंपल फिर इससे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास मैक्सिमम की बात हो रही हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जी। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, ये एक और कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, जो हम यूज करके एक मैक्सिमा ऑर्डर, या हम कह सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस का कॉन्सेप्ट, हम बेसिकली हम लाइट की वेव नेचर को डिस्कस करें। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आपके पास लाइट की वेव नेचर को प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास ये सुपरपोजिशन का चैप्टर भी एंड हो जाएगा, और इसके बाद इसमें आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा जो आपको डिस्कस करना हो। तो बेसिकली हमने वेव्स और सुपरपोजिशन डिस्कस कर लिया, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ सॉल्व भी किए थे। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सर और आप फेज डिफरेंसेस बता सकते हैं? कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने पूछा था तो वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, फेज डिफरेंस भी हम डिस्कस कर लेंगे।
पहले हम इन दो टॉपिक्स के देख ले, क्योंकि लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था शायद उसमें स्लिट का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं और फिर हम उसको फेज जी। डिफरेंस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, फेज डिफरेंस। हाँ चलो, पहले फेज डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज। अच्छा, फेज डिफरेंस में अब क्योंकि हमने इंटरफेरेंस की बात की, हमने सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो अगर हमारे पास दो वेव्स कंबाइन हो रही होती हैं तो उनका हमें एंगल्स अगर चेक करना हो, ठीक है, अगर हमें उनका डिफरेंस निकालना हो कि उनमें कितना एंगल का कंपैरिजन आ रहा है, उनमें एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं बेसिकली फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज हम दो वेव्स कंसिडर करते हैं, लेट सपोज अगर हमने एक वेव ड्रॉ की यहाँ पर, तो लेट सपोज अगर आपके पास एक वेव यहाँ से ट्रेवल करती है इस फॉर्म में, ठीक है, और एक और वेव ट्रैवल करती है, लेट्स सपोज अब हम उससे स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये हमारे पास दो वेव्स हैं लेट्स सपोज। अब हमने इनका डिफरेंस चेक करना है कि इनका फेज डिफरेंस कितना है या इनका फेज एंगल कितना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ग्रीन वाली को हम फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं और पर्पल को हम सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आप सिचुएशन देखो कि जो ग्रीन वाली लाइन थी वो स्टार्ट हो रही थी हमारे पास कहाँ से, जीरो से। उसने जीरो से स्टार्ट किया। और जो पर्पल लाइन थी उसने कहाँ से स्टार्ट किया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से। ठीक है, अब नॉर्मली हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स की। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव्स में आपको डिफरेंस पता है, प्रोग्रेसिव वेव पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर सकती है, लेकिन स्टैंडिंग दो पॉइंट्स के बीच में ही सिर्फ ऑसिलेट कर सकती हैं। तो अगर हम प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये ट्रांसवर्स है नेचर, और ट्रांसवर्स नेचर में आपको पता है कि परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होती है प्रोपगेशन के, मतलब वेव डायरेक्शन के। तो अगर हम ग्रीन लाइन को कंसिडर करें तो ग्रीन लाइन स्टार्ट हो रही थी जीरो से और पर्पल लाइन स्टार्ट हो रही थी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से। तो जब हम वाइब्रेशन को प्रोपगेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे वाइब्रेशन के साथ दोनों वेव्स को, तो कंपैरिजन इस तरह से होगा कि ग्रीन वेव तो अभी स्टार्ट कर रही थी, ठीक है, हमारे पास जीरो पॉइंट पर थी, और जो पर्पल ने स्टार्ट किया वो मैक्सिमम से स्टार्ट किया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी उसने स्टार्ट किया 90 डिग्री से। ठीक है, तो उसने 90 डिग्री से स्टार्ट किया और ग्रीन वाली ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। तो दोनों में आपके पास एंगल का डिफरेंस कितना बना, इनका फेस डिफरेंस 90। कितना, 90 डिग्री। अच्छा, इसमें हमारे पास ना दो टर्म्स बन जाती हैं। एक हमारे पास टर्म बनती है लीड की, और एक टर्म बनती है लैग की।
अब आप लेट सपोज इसको अगर डिफाइन करना चाह रहे हो, लेट सपोज आप पर्पल लाइन के रिस्पेक्ट से डिफाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप पर्पल लाइन के रिस्पेक्ट से जब डिफाइन करोगे तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि लेट सपोज पर्पल को हम वेव टू कह रहे हैं, तो आप कहोगे वेव टू, ठीक है, वेव टू लीड्स बाय 90 डिग्री। तो अगर आप लीड के रिस्पेक्ट से डिफाइन करना चाह रहे हो तो वेव टू हमारे पास 90 डिग्री से स्टार्ट कर रही है, तो इसका मतलब है वो लीड कर रही है, क्योंकि ग्रीन तो अभी जीरो से स्टार्ट कर रही है तो वो एंगल में उससे पीछे है, ठीक है। तो वो अगर आप लैग की टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हो तो फिर आप वेव वन के रिस्पेक्ट से डिफाइन करोगे, वेव वन। तो वेव वन लैग कर रही है 90 डिग्री से, और वेव टू जो है वो आपके पास लीड कर रही है 90 डिग्री से, ठीक है। और इसी में अगर हम एक और वेव ऐड कर दें बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन से, मतलब हम उसे डाउनवर्ड से ले आए, ठीक है। और अभी क्योंकि मैंने थोड़ा बस फ्री हैंड बनाया है, क्योंकि मार्किंग नहीं है ग्राफ की, वरना एग्जैक्ट डिस्टेंस पे बनती है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म ही डिस्कस करते हैं। तो हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं एक, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। अब ये आ गई हमारे पास वेव थ्री। अब वेव थ्री जो है हमारे पास, उसको अगर हम कंपेयर करना चाहें किसी से, तो वेव थ्री का मतलब ये हुआ, अब वो भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइड दूसरी है, मतलब वो ऑपोजिट साइड से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्लू लाइन है वो भी सेम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रही है, बस वो ऑपोजिट साइड से है, तो वो बस नेगेटिव डायरेक्शन हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब कंपेयर करेंगे ना, तो अब हमारे पास तीन वेव्स हैं, तो अब हमें मेंशन करना पड़ेगा हम किसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ। अब लेट सपोज आप पर्पल को ब्लू के साथ अगर कंपेयर करते हो, तो अगर आप पर्पल और ब्लू को कंपेयर करो तो अब आपके पास दोनों में डिफरेंस कितना बनेगा। ग्रीन को स्किप कर दो, पर्पल और ब्लू को अगर कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में कितना फेज एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। सर एक पॉजिटिव 90 होगा, दूसरा -90 होगा ना? हाँ। तो अब सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन टोटल ओवरऑल एंगल में आपको पता है डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 का, ठीक है। जी। तो इस तरह से हम एंगल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पता है अगर मिड में कहीं करेंगे वो क्वेश्चंस में हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ तो वेव मैंने थोड़ी सी रेगुलर बनाई है। तो उसमें ये होता है कि आपके पास जिस तरह हमने वो T/4 का कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि वेव को 4 पार्ट्स में हम स्प्लिट करते हैं, तो फिर हम उससे कंपेयर कर लेंगे। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा था T0 प्लस T/4 पे बनाना है, ठीक है। तो हमने T/4 पहले मार्क किया था, वहां से वेव बनाई थी, फिर उसको जीरो से ज्वाइन कर लिया था। तो हमें ऑटोमेटिक फेज एंगल का वहां पर मिल गया था कि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 का बन रहा था उसमें भी। ओरिजिनल वेव जीरो से स्टार्ट हो रही थी हमारी, नेगेटिव साइड 90 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। तो वो सारी जी चीजें ठीक फिर है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मार्क करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमने लास्ट टाइम कौन से ईयर का पेपर किया था, मार्च का तो हमने कर लिया था, मार्च वाला सबसे पहले ही किया था। मई जून भी शायद कर लिया था, अब पता नहीं कौन सा किया था कौन सा नहीं, चेक कर लेते हैं।
अच्छा, ये वाला भी हमने कर लिया था ना लास्ट टाइम, इसमें पॉइंट्स पी की बात हो रही थी। नहीं, ये तो नहीं किया था। ये नहीं किया हमने? 1 मिनट से मैं देख के बताती हूँ। क्योंकि मैं भी अपने पास फोल्डर में चेक कर। नहीं, हाँ जी सर, ये वाला कर लिया था। और हमने किया था अक्टूबर नवंबर का कोई पेपर किया था, आई थिंक 22 था वो। ठीक है, क्योंकि असल में 2-3 जगह पे चल रहे हैं ना, तो वो वेव से स्टार्ट करता हूँ तो याद नहीं रहता किसको कौन सा करवाया था। हाँ, ये वाला हमने नहीं किया था। ठीक है, नहीं किया डबल था। सीट का था, ये वाला हमने नहीं किया। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में जो है ना वो हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से टिपिकल होते हैं। ये तो फिर भी हमें मार्किंग और सब वैल्यूज से इजी हो जाता है करना, लेकिन उसमें हमारे पास कोई चॉइस इतनी ज़्यादा होती नहीं है लिखने के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो जो होता है बस ऑप्शन में ही मार्क करना होता है, उसी से मार्क मिलते हैं, चाहे आपकी कैलकुलेशन कितनी आपने सही की हो गलत की हो। तो आपका सारा जो है वो मेन पर्पस कॉन्सेप्ट पे होता है। अच्छा, इसमें आपके पास आपको आइडिया तो हो गया कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि करना क्या है बेसिकली हमने। अच्छा, आपके पास यहाँ पर लाइट है, लाइट पास हो रही है, बीच में स्लिट है, स्लिट का डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज आपको इस बार उन्होंने मार्क करके दिए, क्योंकि हमें खुद से तो आइडिया नहीं होगा कि कहाँ पर कौन सा फ्रिंज बन रहा है। तो बेसिकली अगर आपको याद हो, तो दो स्लिट्स का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए सिंबल क्या यूज करते थे हम? अगर आपको सिंबल याद हो एग्जैक्ट। सर, जो स्टार्टिंग वाला है जहाँ पे लाइट और वेवलेंथ लिखी हुई है उसके दरम्यान। ये वाले जो दो स्लिट्स हैं, स्लिट ए वन, आई थिंक। ए। ठीक है, ट्राई करते हैं बिना देखे पहले मार्क करें तो, और आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली। लैम्डा तो क्लियर है, वो तो गिवन ही होता है। और ये जो स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस 1.8 लिखा हुआ है, इसके लिए सिंबल क्या था? डी। सही। ठीक है, डी। और उसके अलावा एक फैक्टर और था, और वो फैक्टर एक्स का फैक्टर था। ठीक है, और वो आपको किस में डिफरेंस बताते हैं, अगर आपको याद हो? एक फैक्टर में और यहाँ पर वो एक्चुअली ये रहा, मतलब आपके पास कंसेक्यूटिव ब्राइट ब्राइट का जो आपको डिफरेंस बता रहा होगा वो एक्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास वो ब्राइट से ब्राइट का हो सकता है, वरना वो एक और ब्राइट तो अब हमारे पास है ही नहीं, तो एक ही ब्राइट का डिफरेंस हमें मिल रहा है। ठीक है, तो खैर ये सारी वैल्यूज उन्होंने हमें क्वेश्चन में भी लिख कर दे दी, डायग्राम से हमने ऑलरेडी मार्क कर ली। तो चाहे आप क्वेश्चन से कर लो या डायग्राम से मार्क कर लो, एक ही बात है। तो पहले पैराग्राफ में सारी यही चीजें लिखी हैं। सेकंड में आते हैं, उन्होंने कहा कि द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज ऑन स्क्रीन इज एट पॉइंट ओ। ओके, डार्क फ्रिंज जो है वो उससे नीचे बन रहा है, फिर पॉइंट पी पे हमारे पास डार्क आ गया, और उसके बाद क्यू और आर पे फिर ब्राइट डार्क का हमारे पास सीक्वेंस चलता जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वो आपसे, आपको पता ही है, डेफिनेशन वगैरह ही पूछता है। तो सबसे पहले पूछता है व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट। मोनोक्रोमैटिक का तो आपको मतलब पता है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ। कोहेरेंट का मीनिंग भी आपको याद होगा क्या था? फेज डिफरेंस के बारे में कुछ फेज था। डिफरेंस, क्योंकि सारी चीजें हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे थे, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर, पहला पार्ट इजी। और फॉर द टू लाइट वेव्स सुपरपोजिंग एट पॉइंट आर, कैलकुलेट द डिफरेंस इन देयर पाथ्स इन नैनोमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। ठीक है, अब हमें पहले पॉइंट आर ढूंढना है। पॉइंट आर कहाँ की बात कर रहा है ये? पॉइंट आर आपको पता चल गया, इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपने इनका द डिफरेंस इन देयर पाथ इन नैनोमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। ठीक है, अब हमें इन स्लिट्स से लेकर इसका डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना होगा।
नैनोमीटर में। ठीक है, अब लेट सपोज हम जाते हैं वापसी डायग्राम पे। इसको फिलहाल रिमूव कर लेते हैं, अभी जरूरत नहीं है, फिर हम मार्क कर लेंगे दोबारा। अब लेट सपोज अगर हम सेंटर से स्टार्ट करें, तो सेंटर तो हमारा होता है बिल्कुल जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई वेवलेंथ अभी नहीं बन रही, क्योंकि ये तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, हम आगे जाएंगे। डार्क फ्रिंज पे हमारी कितनी वेव कंप्लीट हो चुकी होगी? 0.5। ठीक है, हाफ वेवलेंथ कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट पे जाएंगे तो कंप्लीट वन, 1। और फाइनली। 1.5। तो इसका मतलब ये है कि आर पॉइंट तक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है 1.5, क्योंकि हमने डायग्राम में भी ये चीज देखी थी कि जो फेज सॉरी पार्ट डिफरेंस होता है, वो आपके पास दो लाइट्स जब ट्रैवल करती है तो जिसके क्लोज होता है उसको शॉर्ट पड़ता है, जो दूर से आता है उसको ज्यादा पड़ता है। तो हमने फॉर्मूला ड्राइव इसलिए किया था ताकि हमें वो चीज मैनुअल ना करनी पड़े, हम फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफरेंस बन रहा है बेसिकली 1.5 लैम्डा बन रहा है। और लैम्डा की जरा वैल्यू चेक करें अगर क्वेश्चन में, तो वो है 660 नैनोमीटर। अच्छा, अब हमें आंसर नैनोमीटर में ही निकालना है, तो हम नैनोमीटर नहीं लिखेंगे, वरना फिर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर वैसे ही -9 में आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है नैनोमीटर को। ठीक है, बस 660 को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड करने, 990। 990। ठीक है, ठीक है, अब आपके पास ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन बी का। अब उसके बाद वो कह रहा है कि फेज डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, अब आपके पास आ गया फेज डिफरेंस, लेकिन इस बार फेज डिफरेंस देखो थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब हम ये चेक करते हैं। अच्छा, ये आइडिया तो हमें हो गया कि वेवलेंथ जो है वो 1.5 बन रही है उस पॉइंट पर, मतलब एक वेव कंप्लीट उसके बाद हाफ। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने फेज डिफरेंस जो निकालना है, फेज डिफरेंस हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। आप जब एक वेव कंप्लीट बनाते हो ना, तो हमें पता है हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 90 पे जाते हैं, 90 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? 180। 180। उसके बाद 270 और 360। मतलब अगर एक वेव पूरी बन रही है तो आपके पास 360 उसमें राउंड कंप्लीट हो रहा है। वही T/4 वाली बात है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, तो 0, 90, 180, 270, 360। तो 360 पे हमारी एक वेव कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें एज सच हमारे पास कोई एंगल नहीं है कि हम उसको कंपेयर कर सकें, या कोई वेव्स गिवन नहीं है, ना कोई ग्राफ गिवन है कि उससे हम वैल्यूज कंपेयर कर सकें। तो हमें ये पता है कि डिफरेंस जो है वेवलेंथ का वो कितना है, 1.5। मतलब जो लाइट पहली स्लिट से आ रही है जो दूसरी स्लिट से आ रही है, उनमें डिफरेंस कितना है, 1.5 लैम्डा का। तो हम क्या करेंगे कि एक वेव 360 की है, तो 1.5 में कितना चेंज आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि फेज डिफरेंस में एंगल चाहिए ना हमें, तो हम 360 ले रहे हैं कि एक वेव में 360 होते हैं। अब आपके पास जितनी भी वेव कंप्लीट हो रही है, 1.75, 1.25, 1.15, 1.05, आप उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक क्लियर है है ये? सर। ठीक है, तो ये आपके पास 360 के बाद आप जाओगे, आपको पता है हाफ और आगे गए, 360 में आपको और कितना ऐड करना है, 180 ऐड करना है। ठीक है, और वो आप जब ऐड कर लोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आंसर कितना आएगा, 540। ठीक है, क्लियर हो गया? सर आपने 180 और क्यों ऐड किया? 1.5 का मतलब क्या हुआ कि एक वेव 360 पूरी, मतलब यहाँ तक 360 पूरा हो गया। ठीक है, अब 1.5 का मतलब ये है कि 1.5 वेव यहाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, 1.5 कंप्लीट होने का मतलब है 360 के बाद आप दोबारा कहाँ पे आके रुके?
वो 180। 180 पर, ठीक। 360 प्लस 180 कर लो 540। आप न्यूमेरिकल भी देख सकते हो वरना सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से भी हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं जब आपके पास एग्जैक्ट मार्किंग ही ना हो। जी सर। और अब वो कह रहा है ओ क्यू का डिस्टेंस निकालो। ओ तो सेंटर था, क्यू एक बार आप और देख लो, वो ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कि अभी हमने इसको शुरू में मार्क किया था, इसका सिंबल क्या होगा, एक्स। तो देखो वो आपसे इनडायरेक्ट पूछ रहा है, फॉर्मूला आपको पता है पहले से। ठीक है, तो बस आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास था, एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन बात वही, जिसको समझ आ रहा है वही सॉल्व कर सकता है, वरना उसको ये इजी 3 मार्क भी समझ नहीं आ रहे होंगे कि कैसे मिल सकते हैं। तो बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है। लैम्डा की वैल्यू 660 थी नैनोमीटर में, अभी हमने ऊपर लिखी। डी की वैल्यू 1.8 थी। ठीक है, आप चेक कर लो एक बार, क्योंकि मुझे तो अभी मैंने पढ़ा था तो मुझे याद है। 1.8 डी की वैल्यू, 660 नैनो, और ये है 0.44। ये ए की वैल्यू है 0.44 मिलीमीटर, तो इसमें मिली को ऐड करना है। ये आ गया मिली भी। ठीक है, अब आप इसका डिस्टेंस निकाल लो। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मतलब 2.7 मिलीमीटर आंसर बन जाएगा, लेकिन मीटर उन्होंने लिखा हुआ है तो हमें एक्सपोनेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अच्छा, अब आ गया कॉन्सेप्चुअल। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द डबल स्लिट इज इंक्रीज। इंटेंसिटी बढ़ा दी विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि सिंपल याद रहे कि बात किसकी हो रही है। इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, फ्रीक्वेंसी को रख रहे हैं हम सेम। और अब वो आपसे आगे पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ द appearance of the fringes after this change is different from and similar to their appearance before their change। अच्छा, वो सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब वो आपको खुद नहीं बता रहा कि वो डिफरेंट ही होगा या सेम ही होगा। वो कह रहा है कि मतलब कुछ भी चेंज आ सकता है, तो वो चेंज आपने बताना है। अब 3 मार्क के लिए तो एटलीस्ट हमें 3 ऐसे वैलिड पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि जिसपे आपको 3 मार्क्स मिल जाएं। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इंटेंसिटी चेंज करने से आपके पास क्या डिफरेंस बन सकता है। फ्रीक्वेंसी सेम है। सर अच्छा। जब इंटेंसिटी हम्म, ज्यादा करेंगे तो फिर जो लाइट होगी वो ब्राइटर होगी ना। राइट हो जाएगी। तो एक चीज तो आपको इंटेंसिटी से ऐसे ही आइडिया हो रहा है, तो वो तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ब्राइट फ्रिंज विल बी मोर ब्राइटर। ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि वो आपको इसमें जितना ही कंफ्यूज करने की कोशिश करे ना, फॉर्मूला में इंटेंसिटी कहीं भी नहीं है, तो इंटेंसिटी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा सोचने की हमें इसमें जरूरत ही नहीं है। और फिर भी आपको याद होगा, मैंने इसमें एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लिखवाया था, कहकर ये रहा। मोनोक्रोमैटिक यूज कर रहे हैं क्योंकि आपके पास डिस्टेंस जो है फ्रिंजेस का स्मॉल होता है, शॉर्ट वेवलेंथ। अगर वो वेवलेंथ चेंज कर देता ना तो हमारे आंसर पे इफेक्ट होता। ठीक है, मतलब वेवलेंथ शॉर्ट का मतलब है फ्रिंजेस का डिस्टेंस कम है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिंजेस का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो लैम्डा से फर्क पड़ रहा है वो हम फॉर्मूला से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू शफल करके आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके पास
एक्स और लैम्डा दोनों आपके पास डायरेक्टली चल रहे हैं। अगर डी और ए को स्किप कर दो एक टाइम के लिए, तो एक्स और लैम्डा डायरेक्टली हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी तो हमारे फॉर्मूला में कहीं है ही नहीं, तो इंटेंसिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ब्राइट फ्रिंजेस और ब्राइट हो जाएंगे, डार्क तो डार्क रहेंगे, क्योंकि डार्क तो पहले ही डार्क है, उसमें तो चेंज पता ही नहीं, वो तो पहले ही ब्लैक है। अच्छा, इसको ये नहीं लिख देना कि डार्क विल बिकम मोर डार्कर, तो उससे फिर ये होगा कि जो ब्राइट थे ना वो डार्क हो गए, तो वो ये कॉन्सेप्ट चला जाएगा, मतलब वो आपका फर्स्ट वाले पॉइंट का काउंटर हो जाएगा। ठीक है, तो डार्क रिमेन सेम ही लिखना है इसमें, ये भी बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। सर अगर हम इंटेंसिटी को कम कर देंगे तो इट मीन्स जो डार्क फ्रिंजेस हो जाएंगे वो और डार्क हो जाएंगे, ब्राइट फ्रिंजेस विल रिमेन नहीं द सेम। नहीं नहीं नहीं, डार्क डार्क ही रहेगा। डार्क का मतलब है कंप्लीट ब्लैक, वहां लाइट है ही नहीं। जब लाइट नहीं है तो उसका मतलब है बिल्कुल डार्क है, वो ओपेक जिस तरह होता है। ठीक है, मतलब एक वॉल है, वॉल के सामने आप टॉर्च ऑन करो, कैंडल ऑन करो, लाइट स्पॉटलाइट लेजर कुछ भी ऑन कर लो, वॉल के पीछे तो सब डार्क है। ठीक है, इसी तरह से जो डार्क फ्रिंज है ना वो डार्क रहेगा। अगर आप इंटेंसिटी कम कर रहे हो तो ब्राइट फ्रिंज की जो ब्राइटनेस है ना वो कम हो जाएगी, डार्क फिर भी डार्क रहेगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन हो ना उसमें आप फॉर्मूला से रेफर कर लिया करो, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास जो क्वांटिटीज है हमने उसी से आंसर निकाल लिया। ठीक है, एक तो इंटेंसिटी से रिलेट करना था वो हमें पता चल गया, और दूसरा डिस्टेंस है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वेवलेंथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम लिख नहीं सकते। लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वेवलेंथ विल रिमेन सेम। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा अगर वो पूछता तो। और फाइनली वो आपसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ आपकी 6। अच्छा, अब देखो वो चेंज का पूछ रहा है कि वेवलेंथ जो है वो रिप्लेस कर दिया आपने ब्लू लाइट से। अब ब्लू लाइट से आपने चेंज किया, अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जाना पड़ेगा उसमें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि आपको उसमें कलर का आइडिया होना चाहिए कि कलर का डिफरेंस कैसा बनता है। मतलब अगर मैं आपको एक रफली दोबारा से एस्टिमेट बताऊं, तो अगर हम 400 से 700 में देखें, तो जो 400 की साइड होगी ना वहां पे आपको मिलता है ब्लू कलर, और जो 700 की साइड है वहां आपको मिलता है रेड कलर। तो इसका मतलब ये है कि अब वो आपसे कह रहे हैं कि 660 नैनोमीटर, यानी रेड के बहुत क्लोज लाइट है, उसको आप रिप्लेस कर रहे हो ब्लू से, तो वेवलेंथ कम हो रहा है या बढ़ रहा है आपके पास? हम ठीक है, तो रेफरेंस देने का उनका मतलब ये था कि आप खुद आइडेंटिफाई करो कि वेवलेंथ बढ़ा है या कम हुआ है, मतलब आपसे ही पूछ रहा है वो कि वेवलेंथ भी खुद ही आइडेंटिफाई करना है। एक तो होता वो लिख कर दे देता वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, फिर तो क्वेश्चन ही सिंपल हो जाता, फिर तो ये वाला पॉइंट जो लिखा था हमने वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमने खुद से जब आइडेंटिफाई कर ही लिया है तो अब तो कोई मसला ही नहीं है सवाल में। अब वो दोबारा वही पूछेगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी दैट मस्ट बी मेड टू द सेपरेशन ऑफ द टू स्लिट्स, so the fringe separation of the screen is same as it was for light of wavelength 660 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब वही बात है, आप समझ तो गए होगे, इसमें भी वही पूछ रहा है कि आपके पास डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा, और फ्रिंज सेपरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आपने बताना है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वो बात कर रहा है फ्रिंज सेपरेशन, और ठीक है, अब इनके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हमें पता है कि फॉर्मूला अभी हमने जो लिखा, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी या चेंज होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है।
ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ में आपके पास क्या होना चाहिए, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि इफ स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज। वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा चेंज आपने करना है, मतलब आपको स्लिट वही वैसे ही चाहिए जैसे पहले आ रहे थे, तो उसमें आपको क्या चेंज करना पड़ेगा ये भी आपने बताना है। ठीक है। तो आपने वो चेंज बताना है बेसिकली, कि हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि हमें सेम आंसर फिर से मिल जाए। ठीक है। तो हमें पता ही है कि वेवलेंथ अगर हमारी कम है, और उसके साथ अगर हम कंसिडर करना चाहें तो वेवलेंथ अगर शॉर्ट है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। हाँ, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम उसे सेम रखना है तो हमें सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। टू कीप द वैल्यू ऑफ एक्स द सेम। अब आपको x की वैल्यू अगर सेम रखनी है तो हमारे पास जो a की वैल्यू है उसको या तो इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि a आपके पास था स्लिट का डिफरेंस। ठीक है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू को अगर हम डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू हमें जो है वो फिर से वही मिल जाएगी, क्योंकि देखो आप छोटी वेवलेंथ यूज कर रहे हो ना, तो आपका वेवलेंथ भी स्मॉल हो रहा है। ऐसा ही है। ठीक है। अब हम डिक्रीज की तरफ चले गए, क्योंकि हमने नीचे वैल्यू लिख ली रेफरेंस के लिए, तो हमें पता चल रहा है कि हम डिक्रीज की तरफ जा रहे हैं। हम इस तरफ आ गए 400 की तरफ, तो हमारी वैल्यूज हो गई छोटी। ठीक है। हम चले गए स्मॉल वैल्यूज पे। तो जब हम स्मॉल वैल्यूज पे चले गए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्लिट्स हैं इनका डिस्टेंस और कम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वेवलेंथ इजीली पास हो सके। जिस तरह हमने डायफ्रैक्शन में पढ़ा है कि रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं, तो डायफ्रैक्शन के थ्रू वो आपके पास ऑब्स्टेकल से भी पास होके कार तक पहुंच जाती हैं माउंटेनियस एरिया में। तो हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि हमें स्लिट्स का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, यानी ए की वैल्यू, क्योंकि वेवलेंथ छोटी है तो स्लिट का अगर डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तो लाइट ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पैटर्न बहुत कम हो जाएंगे। तो इस वजह से हम ए की वैल्यू कम करेंगे, तो एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक वही मिल जाएगी जो हमारे पास पहले थी। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ कम कर रहे हैं ठीक है। तो एक्स भी कम हो रहा है, तो एक्स को सेम रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए ए की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक लाइन और लिख ठीक देता है हूँ सर। ताकि याद रहे। तो जो वेवलेंथ की वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं उसके साथ एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसको सेम रखने के लिए ए को कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये ठीक है हमारे पास सर। कॉन्सेप्ट है।